नमस्कार। तो आज तारीख है 16 अक्टूबर 2025। चलिए आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कैसे दुनिया भर की हलचल एक ही दिन में हमारी आंखों के सामने आती है। कैसे चीज़ें बनती हैं, बदलती हैं और एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी देश के अंदरूनी मामले और दुनिया के लिए उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं, ये सब एक दिन की खबरों में कैसे नजर आते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फाइनेंस, डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी की खबरें मिलकर एक बड़ी कहानी कहती हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत के इकोनॉमिक इंजन से। देखते हैं वो दो बड़े अपडेट्स जो देश के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को पावर देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। अब ये है क्या? देखिए, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका सीधा सा काम है ये सिफारिश करना कि जो टैक्स का पैसा आता है ना, वो केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बंटेगा। और अभी खबर ये है कि 16वें फाइनेंस कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया है। मतलब ये काम वाकई में कितना पेचीदा और ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है। इसका जिक्र सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है। यही बात इसके संवैधानिक महत्व को दिखाती है। हर 5 साल में राष्ट्रपति इसे बनाते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि देश का पैसा सही और निष्पक्ष तरीके से बंटे। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ इस संस्था का एक लंबा इतिहास दिखता है। पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी और अब 16वें कमीशन की कमान है अरविंद पनगड़िया के हाथों में। मतलब इनकी सिफारिशें ही अगले 5 साल के लिए देश की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाली हैं। चलिए अब सरकारी फाइनेंस से हटकर इंडस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके भी नए अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। अनंत गोयनका अब इसकी कमान संभालेंगे। वो इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी संतुलन की, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच का संतुलन। ये एक ऐसी खींचतान है जो पूरे देश में चलती रहती है। तो देखिए, एक तरफ तो विकास की तेज रफ्तार है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा ये 624 मेगावाट का कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है। ये देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की कोशिशें भी जारी हैं। वन रक्षक प्रोजेक्ट को पूरे 25 साल हो गए हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स को ट्रेनिंग और ज़रूरी सामान मुहैया कराता है। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे विकास और प्रकृति का संरक्षण साथ साथ चल सकता है। और ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, स्टाफ की ट्रेनिंग। दूसरा, रेंजर्स को बेहतर उपकरण देना। तीसरा, लोगों में जागरूकता फैलाना। और चौथा, रेंजर्स को आर्थिक मदद और सम्मान देना। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ये तरीका वाकई में हमारे जंगलों के असली हीरोज को मजबूत बनाता है। तो देश की बात हो गई, अब जरा दुनिया के मंच पर चलते हैं। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ सहयोग और टकराव दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। और यहाँ भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत हुई है। भारत को 7वीं बार UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है। ये 2026 से 2028 तक के लिए होगा। ये दिखाता है कि दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के मामले में भारत की भूमिका कितनी अहम मानी जाती है। वैसे इस काउंसिल में कुल 47 सदस्य होते हैं और सीटों का बंटवारा जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे अफ्रीकी देशों के लिए 13 सीटें, एशिया पैसिफिक के लिए 13 और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के लिए। भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। एक और अच्छी खबर है साझेदारी की। भारत और साउथ कोरिया ने अपनी पहली द्विपक्षीय नौसैनिक एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है INROKN। ये एक्सरसाइज साउथ कोरिया के बुसान में हुई और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जहां एक तरफ दोस्ती बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ तनाव भी कम नहीं है, खासतौर पर साउथ चाइना सी में। यहाँ थिटू आइलैंड के पास चीन और फिलीपींस के जहाज आपस में टकरा गए हैं, जिससे हालात और भी गर्मा गए हैं। अब इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? वो है ये 9 डैश लाइन। ये चीन के नक्शों पर खींची गई एक लाइन है जिसके जरिए वो लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर अपना हक जताता है। जाहिर है, पड़ोसी देश इस दावे को बिल्कुल नहीं मानते।
और ये जो थिटू आइलैंड है ना, इस पर फिलीपींस का कंट्रोल तो है, लेकिन चीन के साथ साथ ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना दावा करते हैं। इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स में से एक बना हुआ है। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं हमारी साझी विरासत की, उसे बचाने की कोशिशों की और साथ ही कुछ यादगार पलों के। एक सवाल जो हमेशा से उठता रहा है, चोरी हुआ इतिहास आखिर जाता कहाँ है? ये सवाल सालों से एक्सपर्ट्स को परेशान करता रहा है, लेकिन अब एक नई पहल इसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। यूनेस्को ने दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है, जिसमें चोरी की गई सांस्कृतिक चीजों को दिखाया जाएगा। इसका मकसद है लोगों को जागरूक करना और इन अनमोल चीजों की वापसी के लिए दबाव बनाना। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारी चोरी हुई विरासत एक दिन अपने घर वापस लौटेगी। और आज 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी है। इस साल की थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ में हाथ। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे जरूरी विरासत तो भोजन ही है और दुनिया से भूखमरी मिटाना हम सबका साझा लक्ष्य है। और आखिर में एक दुखद खबर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। हम उन्हें याद करते हैं। तो सवाल वही है, आज की ये सुर्खियां कल का इतिहास बनेंगी, पर ये कहानी क्या कहेंगी? हमने देखा कि कैसे अलग अलग दिखने वाली ये घटनाएं असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे समय की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे एक देश एक ही वक्त में अपने अंदरूनी मामलों और दुनिया के साथ एक संतुलन साधने की कोशिश करता है।